हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ लेक्चर्स बाय डॉक्टर शिवी वसीन। अभी हम बायोकेमिस्ट्री का एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आए हैं जो भी 11-12 के स्टूडेंट्स के लिए भी काम का है, बीएससी एमएससी के स्टूडेंट्स के लिए भी काम का है। वो है यूरिया साइकिल, या जिसको हम ऑर्निथिन साइकिल के नाम से भी जानते हैं। ओके, यूरिया हम सब जैसे जानते हैं कि हमारी बॉडी में जो एक्सक्रीशन होता है, एक एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है यूरिया, यूरिक एसिड, ये सब हमारी बॉडी से एक्सक्रीट होना ज़रूरी है, अदरवाइज़ हमारी बॉडी के लिए ये टॉक्सिसिटी क्रिएट करता है। ओके, देखिए अब सबसे पहले हम डिले ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। यूरिया साइकिल जो है इट इज़ ऑल्सो नोन एज ऑर्निथिन साइकिल एंड इट इज़ अ साइकिल ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन दैट प्रोड्यूसेस यूरिया फ्रॉम अमोनिया। ये जो यूरिया साइकिल है इसको जैसे मैंने बताया कि ऑर्निथिन साइकिल के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ऑर्निथिन इसमें बनने वाला एक प्रोडक्ट है, उसके हिसाब से इसका नाम ऑर्निथिन साइकिल भी है। और इस साइकिल में यूरिया प्रोड्यूस होता है अमोनिया से। अमोनिया जो है वो एक बहुत ही हाईली टॉक्सिक फॉर्म है, तो अमोनिया एज ए एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हमारी बॉडी में ज़्यादा लंबे समय तक स्टोर नहीं हो सकता बिकॉज इट विल क्रिएट टॉक्सिसिटी। तो उसके टॉक्सिसिटी रिड्यूस करने के लिए अमोनिया इज कन्वर्टेड इनटू यूरिया। ओके, दिस साइकिल ऑकर्स इन यूरियोटेलिक ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, यूरियोटेलिक, यूरिकोटेलिक एंड अमीनोटेलिक, ये 3 टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं। अमीनोटेलिक ऑर्गेनिजम्स अमोनिया के फॉर्म में एक्सक्रीटरी मटेरियल सिक्रीट करते हैं, यूरिकोटेलिक यूरिक एसिड के फॉर्म में करते हैं, और यूरियोटेलिक जो होते हैं वो यूरिया के फॉर्म में अपना जो वेस्ट मैटर होता है उसको एक्सक्रीट करते हैं। यूरिया इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। ठीक है, एज नाइट्रोजन ऑफ द अमीनो एसिड इज कन्वर्टेड टू अमोनिया। जो नाइट्रोजन होती है अमीनो एसिड में, या अभी हम जब ट्रांसएमिनेशन डीएमिनेशन पढ़ेंगे तो आपको डिटेल में बताएंगे कि जो नाइट्रोजन होती है अमीनो एसिड में वो कन्वर्ट हो जाती है अमोनिया में। ठीक है, जो कि बॉडी के लिए बहुत टॉक्सिक होता है। जैसा मैंने आपको बताया कि अमोनिया ज़्यादा देर तक हमारी बॉडी में स्टोर नहीं रह सकती, और जो अमोनिया होती है इट हैज़ टू बी कन्वर्टेड इनटू यूरिया, और तभी वो उसी फॉर्म में हमारी बॉडी से, हमारी यूरिन से एक्सक्रीट होगी। यूरिया का जो सिंथेसिस होता है वो लिवर में होता है, और उसके बाद इट इज़ ट्रांसपोर्टेड टू द किडनी फॉर एक्सक्रीशन। ठीक है, ये फर्स्ट मेटाबॉलिक साइकिल थी जो कि एजुकेट की थी हैंसिस क्रेब ने, और गुड हैंसलेट साइकिल भी इसे इसलिए क्रेब और कुल के नाम पे इसे ये भी नाम दिया जाता है। ठीक है, ये सबसे पहली मेटाबॉलिक साइकिल टू बी स्टडीड थी। ठीक है, ये सबसे पहले स्टडी की जाने वाली मेटाबॉलिक साइकिल थी। देन यूरिया की साइकिल की जो लोकेशन है, मोर प्रिसाइसली मैंने आपको बताया कि यूरिया साइकिल की जो लोकेशन है वो लिवर है। ठीक है ना, क्यों है लिवर ये भी हम आगे देखेंगे। देन यूरिया हैज़ 2 अमीनो एसिड्स एंड one derived from NH3 and the other one from aspartate, and carbon atom is supplied by CO2। यूरिया में 2 अमीनो एसिड होते हैं, जिसमें से कि एक जो है वो NH3 से डिराइव होता है, अमोनिया से डिराइव होता है, और दूसरा जो है वो एस्पार्टेट अमीनो एसिड से आता है, एंड कार्बन एटम जो है इसमें वो CO2 से आता है। यूरिया सिंथेसिस जो है वो 5 स्टेप प्रोसेस है, 5 स्टेप साइक्लिक प्रोसेस है, जिसमें अलग अलग स्टेज पे अलग अलग एंजाइम का रिक्वायरमेंट होता है। और जो प्रथम 2 एंजाइम होते हैं, फर्स्ट 2 एंजाइम जो हैं इस साइकिल के, वो माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होते हैं, और बाकी के जो एंजाइम हैं इस साइकिल के वो साइटोसोल में प्रेजेंट होते हैं। यदि मैं स्टेप्स आपके आगे समराइज करूं यूरिया साइकिल के, तो जो सबसे पहला स्टेप है वो है सिंथेसिस ऑफ कार्बामाइल फॉस्फेट। कार्बामाइल फॉस्फेट सिंथेटेस 1, ये एक एंजाइम है ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, कैटेलाइजेस द कंडेंसेशन ऑफ NH4 आयंस विद CO2 टू फॉर्म कार्बामाइल फॉस्फेट। यहाँ पर सॉरी NH4 नहीं, आई थिंक NH3 होना चाहिए यहाँ पे। ये देखिए इस स्टेप को, ये NH3 को यूज़ करता है कार्बामाइल फॉस्फेट सिंथेटेस, और यहाँ पर ये इसको इस्तेमाल करके सिंथेसाइज कर रहा है कार्बामाइल फॉस्फेटेस। ठीक है, तो जो फर्स्ट स्टेप है इस साइकिल का वो अमोनिया से कार्बामाइल फॉस्फेट का बनना है। ठीक है, अमोनिया से कार्बामाइल फॉस्फेट का बनना है। क्या क्या लगता है यहाँ, एक तो एंजाइम लगता है कार्बामाइल फॉस्फेटेस सिंथेटेस, जिसको हम CPS फर्स्ट बोलते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट एक एंजाइम है जो कि कंडेंस करता है। यहाँ ध्यान रखना, ये NH4 से गलती से हो गया, अमोनिया NH3 आयंस यूज होते हैं जो कि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन करके कार्बामाइल फॉस्फेटेस फॉर्म करते हैं। ये फर्स्ट स्टेप है साइकिल का, क्या, कार्बामाइल फॉस्फेट का फॉर्मेशन।
फिर इस स्टेप में ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि 2 ATP कंज्यूम होते हैं, ठीक है, 2 ATP इस स्टेप में लगते हैं और ये एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है, ये भी ध्यान रखिएगा, और ये एक रेट लिमिटिंग स्टेप है। ये सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है ना। फर्स्ट स्टेप में क्या बनता है, कार्बामाइल फॉस्फेटेस एंजाइम कौन सा होता है, CPS फर्स्ट। कहाँ होती है ये स्टेप, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। अमोनिया कंबाइन करता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, बनता है कार्बामाइल फॉस्फेट। यहाँ कंजम्पशन होता है 2 ATP मॉलिक्यूल का। ये एक रिवर्सिबल स्टेप है और ये एक रेट लिमिटिंग स्टेप है, ठीक है। CPS फर्स्ट जो होता है उसको आवश्यकता होती है एन एसिटाइल ग्लूटामेट की अपनी एक्टिविटी को अकम्प्लिश करने के लिए, और यही इसकी जो आवश्यकता एसिटाइल ग्लूटामेट की होती है, यही इसका रेट लिमिटिंग स्टेप भी है। वो जब हम रेगुलेशन पढ़ेंगे तो मैं बताऊंगी। अनदर एंजाइम कार्बामाइल फॉस्फेटेस सेकेंड, इसी का एक भाई कह सकते हैं। CPS फर्स्ट का एक और एंजाइम होता है CPS सेकेंड, which is involved in pyrimidine synthesis and is present in cytosol। ये CPS सेकेंड कहाँ प्रेजेंट होता है, साइटोसोल में, और ये एक्सेप्ट करता है अमोनिया ग्रुप फ्रॉम ग्लूटामाइन एंड डज नॉट रिक्वायर एन एसिटाइल ग्लूटामेट फॉर इट्स एक्टिविटी। ये तो अमोनिया ग्रुप रिक्वायर करता है ग्लूटामिन से, और इसको एन एसिटाइल ग्लूटामेट की ज़रूरत नहीं होती अपनी एक्टिविटी कैरी करने के लिए। लेकिन जो CPS फर्स्ट होता है उसको एन एसिटाइल ग्लूटामेट की एक्टिविटी की ज़रूरत होती है अपनी एक्टिविटी फुलफिल करने के लिए। तो एन एसिटाइल ग्लूटामेट की प्रेजेंस एक रेगुलेटरी स्टेप है यूरिया साइकिल को रेगुलेट करने में। वो जब हम रेगुलेशन पढ़ेंगे तो मैं फिर एक बात समझाऊंगी आपको। देन नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ सिट्रुलिन। अब देखिए फर्स्ट स्टेप साइकिल पर आ जाते हैं। ये देखो यहाँ पर ये अमोनिया और CO2 इसके कॉम्बिनेशन से कार्बामाइल फॉस्फेटेस सिंथेटेस फर्स्ट की प्रेजेंस में क्या बन गया, कार्बामाइल फॉस्फेटेस बन गया, ठीक है। अब सेकेंड स्टेप यहाँ सॉरी क्या होगा, सिट्रुलिन का फॉर्मेशन, ठीक है। सेकेंड स्टेप क्या होगा, सिट्रुलिन का फॉर्मेशन। ये देखिए सिट्रुलिन का फॉर्मेशन। सिट्रुलिन इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम कार्बामाइल फॉस्फेटेस एंड ऑर्निथिन बाय ऑर्निथिन ट्रांसकार्बोमाइलेज। यहाँ पर एक एंजाइम लगता है ऑर्निथिन ट्रांसकार्बोमाइलेज, उसकी उपस्थिति में कार्बामाइल फॉस्फेटेस और ऑर्निथिन के कॉम्बिनेशन से क्या बनेगा, सिट्रुलिन, ठीक है। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या बनेगा, सिट्रुलिन। ऑर्निथिन इज रीजनरेटेड एंड यूज्ड इन यूरिया साइकिल, और ऑर्निथिन का यहाँ पर क्या हो जाएगा कि ऑर्निथिन का रीजनरेशन होगा और वो यूरिया साइकिल को एंटर करता जाएगा। देयरफॉर इट्स रोल इज कंपेरेबल टू दैट ऑफ ऑक्सैलोएसिटिक एसिड इन सिट्रिक साइकिल। यानी ऑर्निथिन का रोल कैसा हो गया यहाँ पे, ठीक वैसा जैसा ऑक्सैलोएसिटिक एसिड का कहाँ था, सिट्रिक एसिड या TCA साइकिल में, क्रेब्स साइकिल में, ठीक है। अब ऑर्निथिन और सिट्रुलिन क्या है, बेसिक अमीनो एसिड्स है, एंड सिट्रुलिन प्रोड्यूस्ड इन दिस रिएक्शन इज ट्रांसपोर्टेड टू दी साइटोसोल बाय अ ट्रांसपोर्टर सिस्टम। जो सिट्रुलिन बनता है वो अब कहाँ चला जाता है, साइटोसोल में ट्रांसपोर्टर सिस्टम के द्वारा। मैंने आपको बताया था जब साइकिल मैंने शुरू करी थी तभी बोला था कि जो पहले 2 एंजाइम्स हैं कौन कौन से हुए आपके, CPS फर्स्ट हुआ और दूसरा वाला ये हुआ ऑर्निथिन ट्रांसकार्बोक्सिलेज, ठीक है। ये जो 2 एंजाइम है ये कहाँ मिलेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मैट्रिक्स में, और जो बाकी के 3 एंजाइम हैं इस रिएक्शन के वो आपको कहाँ मिलेंगे, वो मिलेंगे आपको साइटोसोल में। तो जो पहले 2 स्टेप होंगे वो कहाँ होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया में, और जो बाद के स्टेप्स होंगे वो कहाँ होंगे, साइटोसोल में होंगे, ठीक है। तो अब आपने ये देख लिया सेकेंड स्टेप में क्या हुआ, कार्बामाइल फॉस्फेटेस जो है उससे किस चीज़ का प्रोडक्शन हो गया, सिट्रुलिन का प्रोडक्शन हो गया और ऑर्निथिन का प्रोडक्शन हो गया, ठीक है। यहाँ पे एंजाइम लगा ऑर्निथिन ट्रांसकार्बोमाइलेज, ठीक है। ऑर्निथिन का जो रीजनरेशन होगा, ऑर्निथिन बार बार यूरिया साइकिल में री एंटर करेगा, और सिट्रुलिन कहाँ आ गया, उठ करके ट्रांसपोर्टर सिस्टम के थ्रू कहाँ आ गया, साइटोसोल में आ गया। अब तीसरा स्टेप रहेगा अर्जिनोसक्सिनेट से अर्जिनोसक्सिनिक एसिड का या अर्जिनोसक्सिनेट का सिंथेसिस। देखो यहाँ ये देखो ये ऑर्निथिन बना, कार्बामाइल फॉस्फेटेस यहाँ एंटर करा है ना, ये सिट्रुलिन बना लिया इसने, है ना, और फिर यहाँ से जो बना सिट्रुलिन से देखिए ये आगे चला, अर्जिनोसक्सिनेट सिंथेटेस एक एंजाइम था, उसकी प्रेजेंस में सिट्रुलिन काहे में कन्वर्ट हो गया, अर्जिनोसक्सिनेट में कन्वर्ट हो गया। ये थर्ड स्टेप है, और ये स्टेप कहाँ होगा, सिट्रुलिन से अर्जिनोसक्सिनेट का बनना, ये स्टेप होगा साइटोसोल में, क्योंकि ये सिट्रुलिन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से कहाँ उठ करके आ गया है, साइटोसोल में, ठीक है। यहाँ दिख रहा है एंजाइम दिख रहा है अर्जिनोसक्सिनेट सिंथेटेस, उसकी प्रेजेंस में ये सिट्रुलिन बदल रहा है अर्जिनोसक्सिनेट में, ठीक है। अब फिर
एक बार इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। अर्जिनोसक्सिनेट सिंथेसिस कंडेंसेस सिट्रुलिन विद एस्पार्टेट टू प्रोड्यूस अर्जिनोसक्सिनेट। द सेकंड अमीनो ग्रुप ऑफ अमोनिया इज इनकॉर्पोरेटेड इन दिस रिएक्शन एंड दिस स्टेप यू रिक्वायर्स ATP विच इज क्लीव्ड टू AMP एंड पायरोफॉस्फेट। ये बात महत्वपूर्ण हो जाती है। ये स्टेप अगेन इसको किस चीज़ की रिक्वायरमेंट लगती है? इसको रिक्वायरमेंट लगती है ATP की। ठीक है, अर्जिनोसक्सिनेट जो है उसका सिंथेसिस होता है सिट्रुलिन और एस्पार्टेट के कंडेंसेशन से। सिट्रुलिन जो बना था वो पता है अपने को, वो एस्पार्टेट के साथ कंडेंस हो गया। तो सिट्रुलिन और एस्पार्टेट कंडेंस हुए और इनके कंडेंसेशन से, ये देखो सिट्रुलिन और एस्पार्टेट कंडेंस हुए, इनके कंडेंसेशन से क्या बन गया? अर्जिनोसक्सिनेट। किसकी प्रेजेंस में बना? अर्जिनोसक्सिनेट सिंथेटेस एंजाइम की प्रेजेंस में। क्या रिक्वायरमेंट लगी? ATP लगा। ATP काहे में टूटा? AMP में टूटा। ठीक है, तो ये स्टेप समझ में आई। ये तीसरी स्टेप है और वो पहली स्टेप जो कि साइटोसोल में होती है। अभी तक की स्टेप्स कहाँ हो रही थी? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। ठीक है, अब इसके बाद हम चौथे उसके ऊपर आते हैं, क्लीवेज ऑफ अर्जिनोसक्सिनेट। अर्जिनोसक्सिनेट क्लीव्स अर्जिनोसक्सिनेट सक्सिनेस एंजाइम जो है यहाँ पर ये क्लीव कर देगा अर्जिनोसक्सिनेट को अर्जिनाइन और फ्यूमरेट में। ठीक है, अर्जिनाइन इज द इंटरमीडिएट प्रिकर्सर फॉर यूरिया एंड फ्यूमरेट लिबरेटेड हियर प्रोवाइड्स अ कनेक्टिंग लिंक विद द TCA साइकिल एंड ग्लाइकोनियोजेनेसिस। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या हुआ, जब अर्जिनोसक्सिनेट बना तो यहाँ पे अर्जिनोसक्सिनेस एंजाइम की प्रेजेंस में ये अर्जिनोसक्सिनेट टूट गया अर्जिनाइन और फ्यूमरेट में। अब अगर आप TCA साइकिल, ये क्रेब्स साइकिल पे वापस जाओ तो आपको याद आएगा कि वहाँ कहीं एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनता है फ्यूमरेट। ये वही फ्यूमरेट है। यहाँ से ये फ्यूमरेट एंटर कर जाएगा क्रेब्स साइकिल को और उसका वो फेट वहाँ डिसाइड होगा कि इट विल बी कन्वर्टेड इनटू CO2 एंड H2O एंड ATP विल बी रिलीज्ड। ठीक है, और दूसरा यहाँ बनेगा अर्जिनाइन। ठीक है, दूसरा यहाँ पे किस चीज़ का प्रोडक्शन हो जाएगा? अर्जिनाइन का। ठीक है, ये स्टेप कहाँ चल रही है? साइटोसोल में। अब सारी स्टेप्स साइटोसोल में चलेंगी। तो ये अर्जिनाइन का प्रोडक्शन हुआ। फिर लास्ट जो हमारी स्टेप आएगी वो आएगी अर्जिनाइन से कन्वर्शन होगा यूरिया में। अर्जिनेस एंजाइम यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इट इज़ द फिफ्थ एंड फाइनल एंजाइम दैट क्लीव्स अर्जिनाइन टू यील्ड यूरिया एंड ऑर्निथिन। यहाँ पे यूरिया और ऑर्निथिन दोनों प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, अर्जिनेस एंजाइम की प्रेजेंस में, ये देखो अर्जिनेस एंजाइम की प्रेजेंस में ये जो अर्जिनाइन है इट विल बी कन्वर्टेड इनटू ऑर्निथिन एंड यूरिया। और यूरिया जैसा कि मैंने शुरू में भी बताया यहाँ से कहाँ चला जाएगा? किडनी की तरफ चला जाएगा। एंटर्स माइटोकॉन्ड्रिया फॉर इट्स रीयूज इन, और जो यूरिया है वो किडनी की तरफ चला जाएगा और वहाँ पे उसका जो रीएब्जॉर्प्शन वगैरह है वो होकर जो भी नेसेसरी अमाउंट वेस्ट के तौर पे उसका एलिमिनेट होना है वो एलिमिनेट होगा। ठीक है, और जो ऑर्निथिन है वो यहाँ से वापस चला जाएगा कहाँ? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, जहाँ स्टेप 2 में अपन ने उसके जनरेशन की बात की थी। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में चला जाएगा और कंटिन्यू करता रहेगा क्या? यूरिया साइकिल को कंटिन्यू करता रहेगा। अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट आता है। मैंने आपको शुरू में ही बोला था कि ये जो यूरिया साइकिल है ये कहाँ होती है? ये लिवर में होती है। और मैंने ये भी कहा था कि लिवर में क्यों होती है ये बात मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो लिवर में इसलिए होती है क्योंकि जो अर्जिनेस एंजाइम है ना ये केवल लिवर में पाया जाता है। ठीक है, और अर्जिनेस एंजाइम ही रिस्पॉन्सिबल है अर्जिनाइन को यूरिया में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, बाकी के जो एंजाइम हैं आपने 1 2 3 4 जो देखे जो अर्जिनाइन बनने तक चाहिए थे वो सब एंजाइम दूसरे भी कुछ टिश्यूज़ में पाए जाते हैं, इसलिए अर्जिनाइन बॉडी में कहीं कहीं दूसरे टिश्यूज़ में भी बनता है, लेकिन यूरिया केवल लिवर में बनता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम अर्जिनेस ओनली इन दी लिवर। क्योंकि अर्जिनेस एंजाइम केवल लिवर में उपस्थित है, केवल लिवर में प्रेजेंट है, इसलिए यूरिया का फॉर्मेशन कहाँ होगा? केवल लिवर में होगा। ठीक है, बात समझ में आई? ये भी एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है जो कि आपको पता होना चाहिए। एक बार साइकिल को हम सम अप कर लेते हैं। यूरिया साइकिल या ऑर्निथिन साइकिल कहाँ होती है? लिवर में होती है। लिवर के पहले जो 2 स्टेप्स होते हैं, क्योंकि पहले जो 2 एंजाइम्स होते हैं वो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में प्रेजेंट होते हैं, इसलिए वो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। और उसके बाद के जो एंजाइम होते हैं वो साइटोसोल में प्रेजेंट होते हैं, इसलिए जो बाद की 3 स्टेप्स होती है वो साइटोसोल में होती है। जो सबसे पहला स्टेप होता है वो कार्बोमाइल फॉस्फेट का बनना होता है। यहाँ पर क्या होता है? अमोनिया का कंडेंसेशन हो जाता है CO2 मॉलिक्यूल के साथ
एटीपी कंज्यूम होता है। एंजाइम होता है सीपीएस फर्स्ट, जो कि एन एसिटाइल ग्लूटामेट से एक्टिवेट होता है, जिसे एन एसिटाइल ग्लूटामेट की ज़रूरत होती है, और NH3 और CO2 के कॉम्बिनेशन से, एटीपी के यूटिलाइजेशन से क्या बन जाता है, कार्बामाइल फॉस्फेट। ठीक है, फिर स्टेप नंबर 2, ये कार्बामाइल फॉस्फेट जो है ये कन्वर्ट हो जाता है ऑर्निथिन ट्रांस कार्बोमाइलेज से कन्वर्ट होता है ऑर्निथिन और सिट्रुलिन में। ठीक है, और ये वाली जो स्टेप होती है इसके बाद जो है वो सिट्रुलिन जो है वो आ जाता है साइटोसोल में, और ऑर्निथिन जो है वो रीजनरेट होता है और बार बार यूरिया साइकिल को एंटर करने के लिए रेडी रहता है। ठीक है, देन सिट्रुलिन जो है वो एस्पार्टेट के साथ कंडेंस करता है, और इस कंडेंसेशन के फलस्वरूप यहाँ पे एटीपी का कंजम्पशन होता है, और यहाँ पे अर्जिनोसक्सिनेट सिंथेटेस एंजाइम की प्रेजेंस में और एटीपी के कंजम्पशन से सिट्रुलिन गेट्स कन्वर्टेड इनटू अर्जिनोसक्सिनेट। ठीक है, और ये जो अर्जिनोसक्सिनेट है ये अर्जिनोसक्सिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में दो चीज़ों में टूटता है, अर्जिनाइन और फ्यूमरेट। ये जो फ्यूमरेट है ये क्रेब्स साइकिल का एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है, और ये अल्टीमेटली क्रेब्स साइकिल को एंटर कर जाता है और अर्जिनोसक्सिनेट कन्वर्ट हो जाता है अर्जिनोसक्सिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में, कहाँ, अर्जिनाइन में। ठीक है, ये जो अर्जिनाइन है, अब ये फिफ्थ और फाइनल स्टेप आता है साइकिल का, जिसमें कि जो अर्जिनाइन होता है वो फाइनली अर्जिनेस एंजाइम की प्रेजेंस में कन्वर्ट हो जाता है, किसमें, यूरिया और ऑर्निथिन में। और यूरिया जो है वो किडनी तक पहुंचता है और वहाँ उसका रीएब्जॉर्प्शन होता है और उसका एक्सक्रीशन हो जाता है, और ऑर्निथिन जो है वो वापस से माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में आ जाता है, और यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में आने के बाद ऑर्निथिन जो है वो री एंटर कर जाता है यूरिया साइकिल को। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब यदि हम इस पूरे साइकिल का ओवरऑल रिएक्शन देखें तो यूरिया साइकिल एक रिवर्सिबल प्रोसेस है, जिसमें कि 4 ATP कंज्यूम हुए, है ना। 2 ATP आर यूटिलाइज फॉर द सिंथेसिस ऑफ कार्बामाइल फॉस्फेट, जो पहला स्टेप था। 1 ATP इज कन्वर्टेड टू AMP एंड फॉस्फेट टू प्रोड्यूस अर्जिनोसक्सिनेट। दूसरा जब अर्जिनोसक्सिनेट का प्रोडक्शन हुआ तब एक लगा विच इज इक्वल टू 2 ATP, है ना, और इस यहाँ पर 2 ATP कंज्यूम है, तो ओवरऑल प्रोसेस में 4 ATP कंज्यूम है। यदि हम पूरे रिएक्शन को समअप करें तो NH4 + CO2 एस्पार्टेट, यहाँ अमोनिया होना चाहिए, अमोनिया + CO2 एस्पार्टेट और प्लस 3 ATP यहाँ पर कंज्यूम होकर यूरिया, फ्यूमरेट, 2 ADP, फॉस्फेट, AMP ये रिलीज़ हो जाएगा। ठीक है, यूरिया किडनी पहुँच जाएगा और वहाँ उसका सही प्रोसेस से एक्सक्रीशन होगा, फ्यूमरेट जो है वो क्रेब्स साइकिल एंटर कर जाएगा। देन इसका रेगुलेशन, मैंने बताया था कि यूरिया साइकिल का जो रेगुलेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, और कुछ एंजाइम्स होते हैं जो इसका रेगुलेशन देखते हैं। कार्बामाइल फॉस्फेटेज सिंथेटेज जब पहले ही स्टेप मैंने पढ़ाया था तो बताया था कि सबसे पहला पाया जाने वाला एंजाइम है, जो कि एक रेट लिमिटिंग स्टेप जनरेट करता है यूरिया सिंथेसिस में। ये एक्टिवेट होता है एन एसिटाइल ग्लूटामेट से। ठीक है, और एन एसिटाइल ग्लूटामेट बनता है ग्लूटामेट से और एसिटाइल कोएंजाइम ए से, एंड डिग्रेड होता है हाइड्रोलेज से। एक्चुअली होता क्या है कि ये डिपेंड करता है कि जितना प्रोटीन हम अपनी डाइट में कंज्यूम करेंगे, ये जितना फैट हम कंज्यूम करेंगे उतनी ही ये साइकिल चलेगी, क्योंकि जितना प्रोटीन रिच फूड लेंगे उतना यूरिया हमारी बॉडी में एंटर करेगा, उतना उसका प्रोडक्शन होगा, उतना प्रोटीन का ब्रेकडाउन होगा और उतना यूरिया का प्रोडक्शन होगा। इसी प्रकार से जो फैट्स भी हम कंज्यूम करते हैं, अल्टीमेटली जो भी हम कंज्यूम करते हैं वो सब ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। तो इसका जो कनेक्शन है मेनली वो उससे रहता है कि हम कितना प्रोटीन कंज्यूम कर रहे हैं। जितना हम प्रोटीन कंज्यूम करेंगे उतना उसका ब्रेकडाउन यूरिया के अंदर होगा, और वो जो यूरिया है वो साइमल्टेनियसली लिवर में प्रोड्यूस होकर किडनी तक जाएगी एक्सक्रीशन के लिए। रेट ऑफ यूरिया सिंथेसिस इन द लिवर इज कोरिलेटेड विद द कंसंट्रेशन ऑफ एन एसिटाइल ग्लूटामेट। हाई कंसंट्रेशन ऑफ अर्जिनाइन इंक्रीजेस NAG, whereas हाई कंजम्पशन ऑफ प्रोटीन रिच मील लीड्स टू इंक्रीज्ड यूरिया सिंथेसिस। मैंने आपको ये बताया ना कि एन एसिटाइल ग्लूटामेट जो है उसका अमाउंट यदि ज़्यादा होगा तो साइकिल जो है वो बढ़ेगी, और वो कब ज़्यादा होगा, जब हम प्रोटीन रिच फूड ज़्यादा कंज्यूम करेंगे। अगर हम प्रोटीन रिच फूड ज़्यादा कंज्यूम करेंगे तो एन एसिटाइल ग्लूटामेट जो है उसका प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगा, यूरिया का प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगा, और अगर हम कम प्रोटीन रिच फूड लेंगे तो उसका प्रोडक्शन कम होगा। इसलिए आपने देखा होगा कि जिन लोगों का यूरिया, यूरिक एसिड या क्रिएटिन हाई होता है उन्हें बोला जाता है कि वो कम प्रोटीन वाली चीज़ें खाएं, है ना, ताकि वो प्रोटीन जो
जो दें बॉडी को वो कम दे तो यूरिया कम बनेगा। तो अगर किडनी अपना काम ठीक से नहीं कर पा रही तो ज़्यादा यूरिया बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट नहीं होगा, क्योंकि यूरिया बढ़ने का एक कॉमन सिम्टम होता है कि बॉडी में जगह जगह वो डिपॉजिट होता है। इस कारण बॉडी एक बहुत ज़्यादा होता है, बॉडी के अंदर पेन होती है और एक टायर्डनेस सी लगती है। बहुत सी बार ऐसा लगता है कि बहुत सीवियर बीमारी हो गई, बट वो जस्ट थोड़ा सा भी लेवल यदि यूरिया, यूरिक एसिड या क्रिएटिन जो कि इंपॉर्टेंट किडनी रेगुलेटिंग पैरामीटर्स उनका बढ़ जाए तो ये सब एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम के रूप में सामने आता है। तो इसलिए कहा जाता है कि ज़्यादा प्रोटीन रिच फूड स्पेशली वो लोग ना खाएं जिनकी किडनी की कुछ प्रॉब्लम है या जिनकी किडनी प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पा रही है। देन एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि जो मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स होते हैं यूरिया साइकिल के, वो अपने खुद की सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन के द्वारा रेगुलेट होते हैं। सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन मतलब ज़्यादा सबस्ट्रेट होगा तो वो उस हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर लेंगे, कम होगा तो वो उस हिसाब से अपने आप को सबस्ट्रेट के कॉन्सेंट्रेशन के हिसाब से एक फीडबैक मैकेनिज्म से वो अपने आप को एडजस्ट कर पाते हैं। देन इंटीग्रेशन बिटवीन यूरिया साइकिल एंड TCA साइकिल, लिंक क्या है दोनों के बीच में? तो एक पॉइंट तो मैंने आपको बताया कि फ्यूमरेट बनता है यूरिया साइकिल में जो कि क्रेब्स साइकिल को एंटर कर जाता है, ठीक है। और दूसरा सिट्रिक एसिड इज एन इम्पॉर्टेंट मेटाबॉलिक पाथवे फॉर कंप्लीट ऑक्सीडेशन। सिट्रिक एसिड साइकिल जो है वो CO2 और H2O में पूरा का पूरा ऑक्सीडेशन कर देती है और ATP भी उसके फल स्वरूप बनता है। तो CO2 जो TCA साइकिल में लिबरेट होती है, जो कार्बन डाइऑक्साइड TCA साइकिल में बनती है वो यूटिलाइज होती है कहाँ पे? यूरिया साइकिल में। तो ये भी दोनों के बीच का एक कोरिलेशन है। क्या क्या? जो फ्यूमरेट बनता है यूरिया साइकिल में वो चला जाता है क्रेब्स साइकिल को एंटर कर जाता है और ऑक्सीडाइज हो जाता है, फाइनली उससे बन जाता है CO2 और H2O। और जो CO2 बनती है क्रेब्स साइकिल में वो यूरिया साइकिल में यूटिलाइज होती है। अब मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स जो हैं यूरिया साइकिल के वो कौन कौन से हैं? ज़्यादातर जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स यूरिया साइकिल के हैं वो हाइपर अमोनिया टाइप 1, हाइपर अमोनिया टाइप 2, सिट्रुलिनिया, आर्जिनोसक्सिनेट एसिड्यूरिया, है ना, हाइपर एर्जिनाइनमिनिया, ये सारे जो हैं ये यूरिया साइकिल अगर प्रॉपरली नहीं हो, सही इस तरीके से नहीं हो तो ये डिसऑर्डर्स क्रिएट होते हैं। और जैसा मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि यूरिया अगर डिपॉजिट हो या प्रॉपर अमाउंट में किडनी से एक्सक्रीट ना हो या बॉडी में एक्यूमुलेट हो या यूरिया साइकिल सही तरीके से नहीं चले तो वॉमिटिंग, लेथार्जी मतलब थकावट, इरिटेबिलिटी, चिड़चिड़ापन, एटेक्सिया मतलब नौशिया जैसी फीलिंग होना, अनकम्फर्ट फील होना और मेंटल रिटार्डेडनेस, ये सब देखे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये था यूरिया साइकिल। आई होप आपको ये मेटाबॉलिक पाथवे समझ में आया होगा और अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कांटेक्ट करिए। देन आपसे मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।